नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमांशु मैथमेटिक में। तो आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का गुणनखंड। इवन द्विघात जो बहुपद होता है फिर समीकरण का भी यही रूल फॉलो होगा। बस इसमें द्विघात बहुपद और समीकरण में क्या हो जाता है, बस इज इक्वल टू जीरो आ गया बहुपद के सामने तो वो समीकरण हो गया। इज इक्वल टू जीरो नहीं है तो हमारा वह सिर्फ बहुपद कहलाएगा। तो हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। अगर समीकरण के लिए देखिएगा तो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा समीकरण के लिए, और इज इक्वल टू जीरो नहीं है तो सिर्फ क्या है, बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स जो है हमारा वो वेरिएबल है। आप जानते हैं कि वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है, वेरी करता रहता है। और यहाँ पे ए बी और सी आपको दिख रहा होगा, अरे ए बी सी भी तो वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको बताया गया है जहाँ जहाँ आपको ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लेना है, मतलब ए जीरो के बराबर नहीं होगा, बट ए बी और सी जो है वो हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है यानी कि कांस्टेंट होता है, जिसे हम अचर कहते हैं। और ये वैल्यू किस प्रकार का हो सकता है, तो आपको फ्रैक्शन वाला जितने भी नंबर होते हैं प्लस और माइनस दोनों में ले सकते हो। यहाँ पे रूट वाला जितने भी नंबर होते हैं प्लस और माइनस में, बाहर प्लस और माइनस अंदर नहीं, तो वो वैल्यू ले सकते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। प्लस और माइनस 5 इस तरीके से जो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है सभी आ जाएंगी। डेसिमल वाला नंबर प्लस और माइनस का जितने भी होता है वो सभी आ जाएंगे इसी तरीके से। बट यहाँ पे बोला है ए जो होगा सिर्फ, क्योंकि जीरो भी हमारा क्या होता है, एक जीरो भी आता है और जीरो भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। बट ए जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए अगर जीरो हुआ तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाएगा, ये जो जिसके वजह से हम द्विघात कह रहे हैं। क्योंकि ये पावर टू जो है सबसे बड़ा पावर इसमें देखिए, जो वेरिएबल का पावर टू ही है, जिसके कारण हम इसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद कह रहे हैं। तो ये अगर जीरो हो जाएगी तो हमारा बहुपद का द्विघात बहुपद का मतलब ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल क्या होता है। इक्वेशन में आप ध्यान रखेंगे कि इज इक्वल टू आपको यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अगर सिर्फ सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिखा हुआ है तो वो आपका बहुपद होगा। अब हम सीखते हैं, और इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज आपका 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इवन 10th में तो बहुत जगह आपको यूज़ करना होगा। इवन इसका क्वाड्रिक इक्वेशन का फोर्थ चैप्टर भी आपके 10th क्लास में, और भी कहीं कहीं लग जाता है जहाँ भी क्वाड्रिक इक्वेशन हमारा सॉल्व करने के लिए बन जाता है। और इसे 9th क्लास में भी हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं ये टॉपिक का सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ बहुत डिटेल में, ताकि आप सीख पाए। तो चलिए कोई भी एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि कैसे उसका फैक्टराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बहुपद मैंने लिया है। पहले तो आपको बताना है क्या यह द्विघात बहुपद है। तो आप देखोगे -2x -364 प्लस 2x स्क्वायर। तो जिनको भी पता होगा कि जो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो उस एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें हम वेरिएबल को देखते हैं। फोकस हमारा किस पे रहता है, वेरिएबल पे। वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर। वेरिएबल मतलब चर जिसका मान बदलता रहता है। तो एक्स पे फोकस कर रहे हैं, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब उतना नहीं होता। हम देखते हैं इसमें वेरिएबल को, वेरिएबल है हमारा एक्स और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का पावर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो पावर तो हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए। हमारा पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे करके जो नंबर होना चाहिए वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 है 2 है, मतलब यह होल नंबर है, तो यह हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, तो सॉरी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद हो जाएगा। और इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 ही है। तो इस वजह से हम जो इसको द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब इस ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो इनका क्या करना होगा, हमें फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान देना है कि राइट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो बहुपद तो है यह द्विघात बहुपद, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे बड़ा वाला पावर जो होता है वह सबसे पहले लिखाता है वेरिएबल का,
कांस्टेंट के पावर से हमें मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल के पावर से मतलब है। तो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर जो रहेगा वो सबसे पहले, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, इस तरीके से अरेंज करते हैं हम। तो क्या यह मानक रूप में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको पहले उसे मानक रूप में लिखना होगा। तो स्टेप फर्स्ट ही हमारा कहता है कि राइट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप में उसे लिखिए। तो मानक रूप में लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपका आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कौन है, सबसे पहले आएगा 2x² सबसे बड़ा पावर, क्योंकि x का पावर यहाँ पे 2 है, तो 2x²। उसके बाद कौन आ जाएगा ये, और हाँ जो साइन है इसका, इसके आगे, इसका साइन जस्ट इसके आगे होता है, तो इसके हम जब भी जिससे पहले या फिर लास्ट में लिखेंगे तो उसके हम साइन के साथ ही आगे पीछे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है जो 2x आएगा, अब तो ये माइनस का 2x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है। उसके बाद कौन आ जाएगा, 364, तो इसके आगे भी माइनस है तो माइनस 364 वो अपना लेकर के आ गया। इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया, किसमें, मानक रूप में। अब जब ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, हमको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई का मतलब देखो, ये कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है जिसको मैंने ये खुद अपने तरीके से इसको आपको ध्यान में रखने के लिए स्टेप बाइज कैटेगराइज कर दिया है, ताकि आपको ध्यान रहेगा। सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पे है कि कॉमन लेना है, कॉमन लेना है किसमें, सभी टर्म में से, सभी पदों में से। तो यहाँ पे कितने पद हैं, आप जो टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, वो कैसे होता है, प्लस माइनस गुना भाग। अगर ये साइन दिख रहा हो, कोई भी कांस्टेंट या फिर ये, जैसे कि यहाँ पे 2x लिखा है, क्या यहाँ पे कोई साइन था 2x में, नहीं सर कोई साइन नहीं है, तो ये एक टर्म माना जाएगा। लेकिन मैं लिख दूंगा 2 + x, क्या इसमें साइन है, हाँ सर, तो यहाँ पे 2 और जो x था वो हमारा क्या था, वो हमारा दो टर्म हो गए। क्यों, क्योंकि साइन के साथ जो अलग हो रहे होते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 और यहाँ 3 टर्म्स हैं इसमें। तो इन 3 टर्म में से सिंप्लीफाई करना है, तो कम सिंप्लीफाई के लिए कैसे करना है, कॉमन सभी टर्म में से अगर आ रहा है तो उनको आप निकाल करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। निकालने के लिए आप जानिए, एक चीज़ होता है कि इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, सॉरी समीकरण बन जाएगा, ये द्विघात बहुपद से समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे इज इक्वल टू 0 लगाइएगा। तो अब देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो आप देखिएगा, अरे 2 से इसमें भी डिवाइड लग सकता है, 2 तो इसमें भी है, और 2 का मल्टीपल ये भी है तो इसमें भी डिवाइड लग सकता है। तो हम दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, तो 2 आ गया तो अंदर बच जाएगा, 2 तो निकाल लिया तो सिर्फ बचा x² माइनस, फिर 2x में से निकालिएगा तो बच गया x, फिर माइनस, क्योंकि प्लस का निकालना है तो माइनस ही बचेगा। अब 364 में, और कॉमन निकालने का मतलब है डिवाइड कराना, तो आप डिवाइड कराइएगा, तो 1 18 दूनी 36 और 1 2 182 बचेगा हमारा। और हालांकि हमने इसको बराबर 0 की तरह रख लिया है, तो ये जो 2 है आपका, ये जो 2 है इधर आकर के मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि हमारा x² माइनस x माइनस 182 ही बचेगा, ठीक है, 0। तो ये बचा, तो हम सिंप्लीफाई डायरेक्ट, अगर आपको समीकरण जैसे कि 9th लेवल पे आप कीजिएगा, तो यदि कोई भी जो टर्म्स है उसमें एक से ज़्यादा कोई कॉमन चीज़ आ रहा है, तो सभी टर्म में अगर कुछ कॉमन है तो उसको पहले निकाल लीजिए, और अब डायरेक्ट निकाल करके और उसको भूल जाइए एकदम। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि इज इक्वल टू 0 है, तो वो आकर के सिंप्लीफाई हो जाएगा, इधर 0 बन जाएगा, तो फिर आपका जो अंदर बच रहा था वही डायरेक्ट लेना है। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट द्विघात बहुपद, हालांकि अभी हम सीख रहे हैं द्विघात बहुपद, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ हम मैं इतना की बात करूंगा तो होगा द्विघात बहुपद, बट इज इक्वल टू 0 भी ले लूंगा तो हो जाएगा द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेप 3 में चलते हैं, ये सिंप्लीफाई कर लेने के बाद, अच्छा कोई कहेगा कि सर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा मिले और ये कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा हो, जैसे कि हमें यहाँ पे 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो क्या ये है, तो अब देखिएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे पहले पावर 2 फिर पावर 1 वाला, फिर इसके साथ कोई नहीं, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद कॉमन निकालना था, देखिए 2 से इसमें लग रहा है, इसमें 2 से लग ही नहीं रहा, 3 से लग रहा है,
तो इसमें तो कुछ कॉमन, क्योंकि कॉमन का मतलब है कि इससे कोई ऐसा नंबर हो जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये तो पूरा सिंप्लीफाई भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। तो हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे स्टेप 3 से, ठीक है। तो अगर ये, तो वो चीज़ आपको एक बार चेक करना है, जो स्टेप 2 और मैंने फर्स्ट और 2 बताया वो आपको चेक करना है कि क्या उसमें है। अगर वो सारी चीज़ आपको लिखी हुई मिलती है, जैसे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होगा और सिंप्लीफाई भी होगा, मतलब उनके सभी टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा, तो आप डायरेक्ट कहाँ से यूज करिएगा, आप स्टेप 3 लगा दीजिएगा। स्टेप 3 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे आप। स्टेप 3 कहता है हमारा कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, अब मैंने टर्म आपको पहचानना बता दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे 182। अब देखिए सबके बीच में क्या है, माइनस माइनस आ रहा है या फिर कोई भी साइन आएगा, तो ये क्या होता है हमारा, यही टर्म को डिवाइड कर देता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक टर्म, एक्स एक टर्म, और ये हो जाएगा एक टर्म। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना है टोटल, टोटल यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म। जैसे कि मैं इनको कहूँ फर्स्ट टर्म, इनको कहूँ सेकेंड टर्म, इसको कहूँ तो थर्ड टर्म। तो अब यहाँ पे स्टेप 3 में क्या कहते हैं, उन्हीं में से पहले वाले को और लास्ट वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले को और लास्ट वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेप 3 में पहले वाले को और लास्ट वाले को आप क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आपको उसमें से कांस्टेंट वैल्यू का फैक्टराइज करना होगा। तो पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए ना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। मल्टीप्लाई कराने पे हमारा अब क्या आता है यह देखना है। चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 182, लास्ट टर्म है थर्ड टर्म। तो इन दोनों को क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा लेना है, दो साइन एक साथ, ठीक है। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा, और 182x स्क्वायर। अच्छा, कॉमन नहीं आता फिर भी यहाँ पे 2 बच जाता, तो हम उन सबको मल्टीप्लाई कराते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गया हमारा -182x स्क्वायर। अब इनमें तो ये जो बात लिखी गई है ना, यहाँ पे ये जो बात लिखी गई है कि कांस्टेंट वैल्यू का, पहले तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का कराइए मल्टीप्लाई, जो आएगा जैसे कि हमारा फर्स्ट और टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ गया है, -182x स्क्वायर। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू का फैक्टराइज करना होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप देखिएगा माइनस है तो वैल्यू तो है ही नहीं, वैल्यू तो हमारा एक एक्स स्क्वायर है और 182 है। इसमें एक्स स्क्वायर तो हमारा आप जानते हैं कि वेरिएबल होता है, और कांस्टेंट कौन होता है, जिसका मान फिक्स हो, जो कि हमारा नंबर होता है। तो इसमें 182 बेसिकली इसके अंदर जो बात लिखी गई है, इसका मतलब है कि 182 का हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने का बहुत तरीका है, जिसमें एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें आप 2 से लगाइए, फिर 3 से, फिर 5 से, जो भी है, जिससे जैसे भी निकलता जाएगा आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। और एक होता है वर्बली मेथड, जैसे कि अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 का फैक्टर कैसे लिख सकता हूँ, सभी फैक्टर प्राइम और को प्राइम दोनों, प्राइम और कंपोजिट दोनों। तो 10 का फैक्टर जो होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो वो भी फैक्टर उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हम वही अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू का क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट, और फिर फैक्टराइज करके क्या करेंगे, उसमें सेलेक्ट द पेयर, क्या करना है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ फैक्टर्स, सेलेक्ट द पेयर ऑफ फैक्टर्स, फर्स्ट और सेकंड का जो मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उनका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके उसमें से उसका फैक्टर्स को 2 पेयर आएंगे, जैसे कि मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पे, है ना, तो साथ साथ ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। तो 182, आपको वीडियो लंबी हो जाए उसके लिए घबराना नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीख लेना है, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो जाए। तो 182 आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइज कीजिएगा। तो फैक्टराइज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्या फैक्टराइज का मतलब, किसी का फैक्टर निकलने का मतलब है कि उस नंबर में जिनसे भी डिवाइड हो जाएगा वो उनके फैक्टर होंगे। तो 182
किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 1 से डिवाइड होगा तो 1 से डिवाइड लगेगा तो क्या आ जाएगा 182। तो हम ये कह सकते हैं कि 182 से अगर मैं 180 में 2 में डिवाइड लगाऊं तो 1 आ जाएगा, और 1 से डिवाइड करूंगा इसमें तो 182 आ जाएगा। तो ये दोनों एक बार में दो फैक्टर आ गए। फिर उसके बाद किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा 91। फिर किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो 3 से डिवाइड, अब ये देखना है कि ये नहीं कि गिनती लिख दिया 1 2 3, जिससे डिवाइड होगा वही। अब 3 से चेक कीजिएगा, 6 का 18 कट जाएगा, बट 2 नहीं कटेगा, तो ये हमारा 3 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, तो हम 3 को यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा क्या, 4 से आप डिवाइड लगाओगे 16 और 2 नहीं शेष बच जाएगा, 4 से भी ये नहीं कट रहा है तो 4 भी नहीं होगा इसका फैक्टर। 5 होगा 5 लास्ट में 0 और 5 जिसमें होता है वही 5 से डिविजिबल होता है, और ये तो डिविजिबल भी नहीं है 5 से। आप भाग लगा करके भी देख सकते हैं, ये 5 से नहीं कटेगा, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो क्यों लिखूंगा, 5 के बाद 6 लिखूंगा। बट 6 के लिए आप देखिएगा कि 3 इसका फैक्टर नहीं आया, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं लगा था, तो 6 से भी नहीं लगेगा डिवाइड, 6 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 जो होता है वो दो फैक्टर 2 और 3 को प्राइम नंबर से बना होता है। अगर ये 2 और 3 कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तभी 6 से डिविजिबल होगा। तो मैं डायरेक्ट पता कर लेता हूँ, वरना आप वर्बली क्या कर सकते हैं, भाग लगा करके देखेंगे, लेकिन इसके लिए मैं नंबर सिस्टम में एक वीडियो डालूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल वाला, जिससे हमें पता चल जाता है कोई नंबर किसी से बिना डिवाइड कराए पता चल जाता है, थोड़ा सा मेहनत से ही हमारा बच जाता है, और वहाँ पे पता चल जाता है कि कौन नंबर किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, और आप यहाँ पे भाग भी लगाइएगा तो 6 का 18, 18 तो कट गया, बट 2 बच गया, 2 आप 6 से डिवाइड ही नहीं लगा सकते, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं हुआ, तो वो उसका फैक्टर ही नहीं है, तो क्यों लिखेंगे। फिर 7 से ट्राई करेंगे, 7 से इसमें भाग लगेगा, 7 दूनी 14, 4 2 7 6 42, हाँ 7 से डिवाइड लग रहा है, तो 7 से डिवाइड लगेगा ये, तो लगेगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 6 42, 26 आ गया। अब 7 के बाद 8 से 4 से भी नहीं लगा तो 8 से भी नहीं लगेगा, अब 9 से भी नहीं लगेगा, 9 दूनी 18 कट गया, 2 बच गया, 9 के बाद 10 से भी नहीं लगेगा, लास्ट में 0 होना चाहिए 10 से कटने के लिए, 11 से 11 का में 11 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, शेष बच गया 12 नहीं 13। क्यों, क्योंकि और मैं डायरेक्ट यहाँ भी देख सकता हूँ कि 26 जो है वो 13 मल्टीप्लाई 2 इनसे बनता है सिर्फ, और ये एक खुद में एक प्राइम नंबर है 13, और 2 ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है, तो इसके 13 और 2 के अलावा और किसी से कट ही नहीं सकता, 2 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो अब नेक्स्ट क्या होगा 13 ही होगा। तो 13 से हम अगर डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 से डिवाइड कराओगे तो 7 बच रहा है और ये 2 बचेगा, क्योंकि ये पूरा 182 है, इसमें 13 से अगर डिवाइड करा दिया तो 7 और 2 बचेगा, यानी कि 14 बचेगा। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 13 1 जा 13 13, और यहाँ पे 5 2 52 हो जाएगा, और 13 चौका का 52 होता है, तो यहाँ पे 4 30। तो ये मैंने टोटल क्या कर लिया हमने, वो लिख लिया 84। आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला कि पूरे फैक्टर लिखा गए। अब देखिए 13 के बाद क्या आएगा जो डिवाइड कर पाएगा, तो आप देखिएगा 13 के बाद 14 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 से डिवाइड होगा तो क्या आ गया फिर 13 आ गया। आप देखिएगा यही चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट होने लग गया। फिर अब 14 के बाद सिर्फ डायरेक्ट जो लगेगा वो 26 से लगेगा, फिर 91 से, फिर 82 से। तो जैसे ही आपका ये रिपीटेशन होने लग जाए ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो था फैक्टर लिखना कंप्लीट हो चुका है। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 1 2 7 13 14 26 91 एंड 82, ये टोटल फैक्टर है। मैंने ये फैक्टर निकालना बताया है बहुत आसान से, मतलब बहुत टाइम लगा करके, बहुत बेसिक तरीके से इसमें से। क्यों, क्योंकि इसी का सारा खेल है, यहीं से आपको पता चलता है कि ये जो आप स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म, जो बीच वाले टर्म का पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करा करके जो कांस्टेंट वैल्यू आता है उसका हम फैक्टराइज करके, फैक्टराइज करते ही क्यों है, क्योंकि सारा खेल जो है ना वो बीच वाले टर्म, जैसे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे टर्म क्या है -x, तो -x को स्प्लिट करके दो भागों में लिखना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है जिसको हमको करना है। क्योंकि इसमें -x को इस तरीके से दो टर्म में लिखना है ताकि फिर ये 4 टर्म बनेगा और फिर उनमें से सेम चीज़ कॉमन आ सके।
वो अभी आपको समझ आ जाएगा ये बात, जब मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके बताऊँ। तो क्या आप बताइए कि यहाँ पे जो 182 का जो फैक्टर करें वो आप सीख पाएँ। इस तरीके से आपको डिवाइड लगा लगा करके चेक करना है, जितने बार में डिवाइड आएगा वो भी दोनों को पेयर में है। तो मैं ये कह सकता हूँ 182 का 182 का ये जो है ये पेयर ऑफ फैक्टर हो गया, मतलब 1 से डिवाइड करूंगा तो 182 आएगा, या फिर 182 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर लो तो 182 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 182 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 182 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ फैक्टर, क्योंकि वहां पे मैंने पेयर ऑफ फैक्टर की बात करी है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप में था कि फर्स्ट और थर्ड वाले का क्या करना है, जो टर्म था उनका मल्टीप्लाई करना है, और उन मल्टीप्लाई करके आगे यहाँ पे -182x² ये आ गया था। और इनका जब इनमें से कांस्टेंट वैल्यू का क्या करना था, फैक्टराइज करना था, गुणनखंड करना था। तो हमने इसमें कांस्टेंट वैल्यू था हमारा 182, तो 182 का यहाँ पे क्या करा, फैक्टराइज करा। और उन फैक्टराइज में से क्या करना है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ फैक्टर जो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके जो उसका कांस्टेंट आया था। तो इनका सेलेक्ट ऑफ पेयर, जैसे एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, इन चारों में से ही हमारा वो पेयर को सिलेक्ट करना है। बट यहाँ पे तो चार पेयर है, इनमें से कौन सा पेयर लेंगे, तो वो ये चीज बताएगा कि कौन सा पेयर लेना है। तो जिनको प्लस करके या फिर माइनस करके क्या आ जाए, सेकेंड टर्म के बराबर आ जाए। सेकेंड टर्म मतलब क्या, सेकेंड टर्म में जो हमारा कांस्टेंट पे फोकस करना है, किस पे करना है, कांस्टेंट पे, कांस्टेंट वैल्यू पे। फिर हम देख लेंगे साइन और क्या होता है। तो प्लस या माइनस करके जो इनका पेयर ऑफ इसमें से फैक्टर सेलेक्ट करना है, जिनको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, सेकेंड टर्म के कांस्टेंट के बराबर आ जाए। तो सेकेंड टर्म में क्या है, यहाँ पे माइनस, कांस्टेंट तो है ही नहीं, मतलब एक एक्स है, तो यहाँ पे क्या है, एक है, तो एक के बराबर आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो देखो 182 और 1 का इस पेयर को जोड़ोगे या घटाओगे तो एक तो दूर दूर तक नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अरे हाँ, यहाँ पे आपको, क्योंकि इसको जोड़ और घटा करके बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 13 और 14 को जोड़ने पे तो नहीं आएगा, लेकिन 13 और 14 को आपस में घटाया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है, हमारा फैक्टर 1 आ रहा है। बट यहाँ पे तो हमें कौन सा फैक्टर सिलेक्ट करना है, पेयर ऑफ फैक्टर हमें मिल गया, जो कि हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे 13 और 14। क्या सिलेक्ट करना है, 13 और 14। कैसे, क्योंकि जोड़ने और घटाने पे जो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई करके जो कांस्टेंट आया था 182, उनका फैक्टर करेंगे, और उन फैक्टर का जो पेयर्स बन रहा है ये दो दो का, उनमें से किसी एक पेयर को सिलेक्ट करना है। लेकिन उन पेयर को सिलेक्ट करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर आपस में, जैसे 13 और 14 को जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाले जो टर्म था सेकेंड टर्म को के कॉफिशिएंट के बराबर आ जाए, यानी कि गुणांक के बराबर। यहाँ पे क्या है, एक है, तो एक एक्स है तो एक के बराबर आना चाहिए। तो 13 और 14 को घटाओगे आपस में, 14 में से 13 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये पेयर को सिलेक्ट किया है। अब ये पेयर को सिलेक्ट कर लिया तो इसमें और इसको क्या करना है, सेकेंड टर्म को स्प्लिट कर देना है। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे, हमारा जो द्विघात बहुपद है एक बार लिख लेता हूँ मैं, वो है हमारा 2x² यहाँ पे उतार लिया था, यहाँ पे x² माइनस x माइनस 182 है, तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस x माइनस 182। तो इसमें आप जैसे कि जानते हैं कि हमने स्टेप 4 में क्या लिखा है कि स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म, सब इसी को फैक्टराइज करके तोड़ना है, और इन दोनों के मल्टीपल का जो फैक्टराइज होगा उनमें से एक पेयर हम चूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था 13 और 14, तो इनको दोनों को जोड़ के या घटा करके क्या आना चाहिए, बीच वाले टर्म के कॉफिशिएंट के बराबर आना चाहिए, जो गुणांक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 1x है, तो 13 और 14 में से घटाएंगे तो एक तो आ रहा है हमारा, बट यहाँ पे माइनस का है तो बड़े वाले को माइनस में रख देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x² माइनस 14x में से प्लस कर दो 13x, तो फिर वापस से जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, तो -182 ये हो गया। अब हम यहाँ पे ये चीज़ तो देख लिए, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे हम जो जो भी ये चार टर्म आ गए, इनमें से क्या करना है, पेयर बना करके दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों का पेयर बन गया, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x² है माइनस 14x है, इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो दोनों में देखिए इसमें तो कोई अंक वाला में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, और x² यहाँ पे x, दोनों में से एक x कॉमन आ सकता है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही x है।
तो इस x 14x में से एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर और इसमें बच गया माइनस का 14। फिर इसमें से भी क्या कॉमन निकालना है, तो हमें कॉमन सेम अंदर बचाना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बचा ना एक्स स्क्वायर माइनस 14, वही लिख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 14 और ब्रैकेट बंद। बट इसमें से 13x में से और माइनस 182 में से ऐसा क्या निकाला जाए कि अंदर हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले 13x प्लस का उसमें से एक्स स्क्वायर निकाल, सॉरी अरे मैंने क्या करा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर में से एक्स निकालिएगा तो आपका एक्स ही बचेगा। ठीक है, ये ध्यान, थोड़ी मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे 13x में से हम ऐसा क्या निकाल लेंगे कि यहाँ अंदर x ही बचेगा, तो प्लस का 13x है, प्लस का 13x में से हमें निकालना है बचाना है x, तो क्या निकालना पड़ेगा, प्लस का 13 निकालना पड़ेगा। तो दोनों में से यदि हम प्लस का 13 कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो 13 इसमें भी है, 13 से इसमें भी डिवाइड लग जाएगा, तो दोनों में से जो 13 है 13 वो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया हमारा x और यहाँ माइनस में से प्लस निकाला, माइनस 182 में 13 से डिवाइड लगाओगे तो 14 आ गया। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसमें पहले आपको पता करना है कि क्या कॉमन लेना है। अगर देखिए कि कोई डिजिट है और यहाँ भी कोई डिजिट है, दोनों में से देखिए कि वो मैक्सिमम नंबर ऐसा कौन सा है, दोनों का HCF ले लीजिए बेसिकली। तो उन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, सबसे बड़ी नंबर, तो वो कॉमन आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन लीजिएगा, तो इसमें एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ एक्स ही दोनों में एक एक्स कॉमन आ सकता है। तो एक एक्स कॉमन लेने पे यहाँ पे एक्स बचा और माइनस 14x में से x लेने पे यहाँ पे 14 बच गया। अब जो यहाँ पे अंदर बचा है इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे कॉपी पेस्ट करके, और जो यहाँ पे 13x है उसमें से x बच रहा है और माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस के साथ, तो हम लिख लेंगे प्लस का 13x और किस अंदर क्या बच रहा है उसमें से x बचा है, मतलब क्या निकला होगा, तो आपको पता चल जाएगा अरे प्लस का 13 निकला होगा, तो यहाँ पे प्लस 13। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम माइनस लेकर के यहाँ पे लिखते और जो यहाँ बच जाता उसको उठा करके यहाँ लिख देते। ठीक है, तो आपको पता चला होगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा x माइनस 14 और x माइनस 14, फिर दोनों में से एक बार और कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 14 कॉमन आ गया हमारा। तो क्या बच जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई के साथ ही बच जाएगा x और प्लस का 13, ये हमारा दोनों फैक्टर बन गए। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। या फिर और अगर ये समीकरण होता तो क्या होता, बस यहाँ पे इक्वल लगा होता है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ऐसा तो कोई मुश्किल है नहीं। हालांकि ये समीकरण वाला जो चीज़ है वो 10th क्लास में। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इसके साथ ही एग्जाम्पल में, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल 2। 12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 18, ये है हमारा बहुपद। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से आपका एक बहुपद होगा और इनका क्या करना है, फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो आप कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट में बताया था हमने, स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था कि आप इसको मानक रूप में लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बड़ा पावर होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद एक्स का पावर 1 वाला, और एक जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, कोई एक्स मतलब कि कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अच्छा, वेरिएबल हमारा एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, लेकिन एक क्वाड्रिक इक्वेशन में हमारा या फिर बहुपद में हमारा एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे एक्स में है तो सारा चीज़ एक्स में ही होगा। तो हम उस टाइप वाले सवाल को हम फैक्टराइज करना भी सीख रहे हैं। ठीक है, और हमारे सिलेबस में भी 9th-10th में वही है बस। तो यहाँ पे देखिए x और x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर x और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टेप फर्स्ट हमारा तो पहले से ही कंप्लीट करके दिया हुआ है, तो ये डन है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या बोला गया था, स्टेप 2 में बोला गया था हमें कि इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई, ये रहेगा हमारा सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो उसके लिए अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन लेना होगा। तो अगर हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखिए ये 12 है, ये भी है, ये भी है, इन दोनों में से कम मुझे तो ये पता चल रहा है कि ये 2 से सब डिवाइड लगेंगे, तो कॉमन तो है।
तो 2 से क्या 2 से बड़ा भी, अब मैं देखूंगा 12 जो है होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 2 6, ये 42 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि 6 से भी डिवाइड होगा। अगर आप चाहो तो इसको निकालने के लिए बेसिक क्या होता है, 12 42 और 18 का क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे। और जब इसका सॉरी एचसीएफ क्या निकाल लोगे, एच सी एफ, एलसीएम नहीं एच सी एफ। तो एच सी एफ जब निकालिएगा तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 12 को लिख सकते हो 4 तिया 12, और 42 को लिख सकते हो 7 छक 42, और 18 को लिख सकते हो 6 त्रिक 18, और 12 को भी लिख सकते हो ऐसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 दूनी 12। तो देखिए 6 6 सबसे बड़ा चीज़ क्या है, 6 कॉमन आ गया। हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं, तो वो भी तरीका है। तो हमें पता चल गया कि 6 से इन तीनों में डिवाइड लगता है। आपको अगर एलसीएम मैं इसमें नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसको एचसीएफ और एलसीएम नहीं आ जाएगा मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मुझे पता चला यहाँ पे क्या है कि दोनों में जो ये सभी टर्म्स हैं इसमें से स्टेप 2 के अकॉर्डिंग क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। तो 6 कॉमन निकाल लूंगा, तो 6 कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 2x², क्योंकि 12x² कॉमन निकालने का मतलब होता है कि डिवाइड कराना। तो क्या बच गया, 2 हमारा 2x², क्या बच गया 2x²। तो यहाँ बच गया 2x² प्लस में 6 निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया 7x, और यहाँ बच गया प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये जानते हैं 6 आकर के इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो डायरेक्ट 6 से डिवाइड करके और बस डायरेक्ट जो ये बच रहा है ना उसको हम ले लेते हैं, और ये हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं आगे फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 हमारा था, स्टेप 3 जो था वो कहता है कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट जो है वो 2x² है, ये है हमारा फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला, लास्ट क्या है हमारा, थर्ड टर्म है, और ये इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2x² और 3 को मल्टीप्लाई करो, तो 2x² मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा हमारा 6x² आ गया। विद साइन हमने करा है, दोनों प्लस में है तो प्लस में है। अब ये जो इसका कॉफिशिएंट, इसका गुणांक को क्या करना था, फैक्टराइज करना था। तो आपने देखोगे कि थर्ड टर्म में यहाँ पे क्या था, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई, और उसकी में जो कांस्टेंट वैल्यू आता है उसका क्या करना होता है, फैक्टराइज करके, और उसमें पेयर सेलेक्ट करना होता है इसके फैक्टराइज में। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 1 मिनट आजा भाई। हाँ, 6x² का फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टर करोगे तो 1 से लगेगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भी डिवाइड लग सकता है तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। 2 के बाद 3 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे ये तो रिपीट होने लगा, मतलब कि हमारा यहीं तक फैक्टर था। लेकिन हम अब आपको पता चला होगा कि पिछले वाले जो एग्जाम्पल था उसमें हम डायरेक्ट फैक्टर पे फोकस कर रहे थे। अब हम साथ साथ जो हमें पता करने को बोला गया है उस पे फोकस करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो बीच वाला टर्म जो है ना, मध्यम पद जो है, मिडिल टर्म जो है, ये क्या है, 7 है। मतलब इनमें से जो पेयर बन रहा है, ये 1 और 6 का, इसका जो पेयर बन रहा है, फैक्टराइज करते जाएंगे और साथ में चेक भी करते जाएंगे कि क्या प्लस और माइनस करके ये बीच वाले के बराबर आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 1 और 6, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 7। अरे वाह, पहले ही आ गया था, ऐड करने पे आ गया 7। तो हम जब ऐड करने पे आ रहा है तो हम माइनस नहीं करेंगे। तो मतलब 6 प्लस 1 करने पे हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। और यहाँ पे क्या है, प्लस में दिया हुआ है, मतलब दोनों के दोनों अगर प्लस में वैल्यू रहेगा तो हमारा क्या आएगा, आंसर भी प्लस में आएगा। इट मीन्स कि मैं 7x के जगह क्या लिख सकता हूँ, ये तो 2x है तो ऊपर से ही उतार दो 2x², और ये 7x के जगह हमें पता चल गया 6x, और प्लस में 1x ले लो। 1x को ऐसे नहीं लिखते, 1x हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, सिर्फ x लिख देते हैं। तो 6x प्लस 1x, तो वापस से जुड़ करके क्या हो जाता है, वो 7x हो जाता है प्लस 3। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, जब ये 4 पद आ गए तो इसमें से पेयर बना करके इसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या आ जाएगा, हालांकि आपको देखो मैंने जो 9th के एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन लिया है, क्योंकि
आपको पता होगा 9th क्लास में जो फैक्टराइज करने वाला करने वाला जो चैप्टर है टॉपिक, उसमें से एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 हमने ले लिया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, 2x² + 7x + 3। तो यही है 2x² + 7x + 3। ये देखिए सेम यही क्वेश्चन है आपको, बस मैंने उसको क्या करा था, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था ताकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट जिसमें कॉमन लेना पड़ेगा उसको पहले सिंप्लीफाई करो, नहीं तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हो तो वो भी जाएगा बट कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो 2x², अब ये क्या हो गया, 2x² + 6x + x + 3। तो यहाँ पे आ गया हमारा, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है। अब देखिएगा, तो दोनों में से 2 और 6 में कॉमन क्या है सबसे बड़ा, तो 2 कॉमन है, और उसके बाद x भी, दोनों में से एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 निकल गया, x निकल गया, तो एक x बच गया, यहाँ पे बचा प्लस, और 6x में से 2x निकाल लिए, तो 6x में से भैया 2x निकल गया, तो x से x गया, 2 से 6 को काटोगे तो कितना आ गया 3, तो मतलब 3 बच गया। कॉमन का मतलब हम डिवाइड करा रहे होते, तो यहाँ पे क्या बचाना होगा, अंदर में x + 3 ही बचाना होगा। फिर इसमें से क्या निकालेंगे, तो अरे प्लस एक्स है, ये देखिए इसमें से प्लस एक्स में से यहाँ अंदर x बचाना है, तो प्लस एक्स में से हमें हमें x बचाना है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, अरे कुछ भी नहीं, ये तो कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, प्लस का 1 बचा। तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, +1 ले लेंगे। अब देखिए दोनों में x + 3 है, तो x + 3 इंटू x + 3, ठीक है, x + 3 इंटू x + 3, और सॉरी x + 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा x + 3, और इंटू में ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ बच जाएगा हमारा, ये बचा 2x, और यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ बच गया +1, ये लिख देंगे, और ये क्या हो गया हमारा फैक्टराइज हो गया। तो इस तरीके से हम करेंगे। अच्छा, एक चीज जो मैंने बताया कि अगर समीकरण = 0 दिया रहेगा तो हम ये कर लेंगे, लेकिन हमारा क्या था, यहाँ पे तो 0 नहीं था। अगर 0 आपको बोलेगा तो समीकरण बोलेगा तो, लेकिन अगर आपको बहुपद में दिया है, क्लास 9th का अगर ऐसा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीपल में रखेंगे। क्या करेंगे, 6 को मल्टीपल में रखेंगे, तो यहाँ पे 6 हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारा आता जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आप सभी में 6 को मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। अगर वो बराबर में 0 होगा तो लास्ट में भी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन कई बार आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो बहुपद रहा तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 से इस पूरे में बाहर में मल्टीप्लाई रहेगा, तो 6 से यहाँ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही रहेगा। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई ये पूरा, ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। बट हालांकि ये क्वेश्चन जो है, तो अगर डायरेक्ट रहता तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पे, 6x² + 6, और तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे थर्ड वाला। तो इसमें है 6x² + 5x + 6। अब फर्स्ट एक स्टेप में क्या बोलता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद सभी पदों में कुछ कॉमन है, तो देखिए नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 6 से डिवाइड लगेगा, लेकिन ये नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब डायरेक्ट हम स्टेप थर्ड लगाएंगे। स्टेप थर्ड में क्या आता है, फर्स्ट और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करा करके उसका फैक्टराइज करके पेयर चूज करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² मल्टीप्लाई 6, क्या हो जाएगा, 36 मतलब 36 का क्या करना होगा, पेयर सेलेक्ट करना होगा। अब पेयर सेलेक्ट करके उसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए, मतलब एक से लगाओगे तो 36, अरे दूर दूर तक जोड़ने या घटाने पे 5 नहीं आएगा, तो फिर 2 से लगाइए, 2 से तो लग जाता है 36 में, तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे तो 5 तो नहीं आने वाला। 3 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, अरे 3 से लगाइएगा तो 12 आ जाएगा। और 12 को इन दोनों को जोड़िएगा या घटाइएगा फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर 4 से लगेगा, हाँ 4 से लग जाएगा, 9 चौक 36। अब इन दोनों को जोड़ने पे तो नहीं आ रहा, लेकिन 9 में से 4 घटाने पे 5 जरूर आ जाएगा। 9 में से अगर 4 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, और दोनों को गुना करोगे 9 चौक 36 तो आ रहा है, मतलब कि हमें घटाना पड़ेगा, घटा करके लाना है। अगर जो आ रहा है वो हमारा प्लस का वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू है, प्लस में जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ये है प्लस की वैल्यू, तो प्लस की वैल्यू है तो हमें बड़े वाले को प्लस में रख लेंगे। तो 5x को तोड़ने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, प्लस का 9x और माइनस का 4x, क्योंकि हमें
ये पेयर के अकॉर्डिंग पता चल गया था यहाँ पे क्या आएगा। 4 से लगाएंगे तो 4 9 36, तो ये था। बाद बाकी को आप एज इट इज लिख लो 6 स्क्वायर, और ये प्लस का 9x है तो प्लस का, और माइनस का 4x, और लास्ट में क्या है +6 है तो ये लिख लेंगे। ये चीज़ को एज इट इज यहाँ उतार लेते हैं, और इस चीज़ को भी हम वैसे ही उतार लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। और इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए, फिर इन दोनों में से कॉमन लीजिए। पहले इन दोनों में से देखिएगा तो 6 और 9 में क्या कॉमन आ सकता है? 6 और 9 का एचसीएफ निकाले तो इसमें से क्या, तो ये 2 गुने में 3 होता है, और ये 3 गुने में 3 होता है 9 का, तो इसमें से एक 3 और एक 3 कॉमन आ सकता है दोनों में से, है कि नहीं? तो दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, 3 ही आ सकता है मैक्सिमम, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से आपका एक्स कॉमन आ जाएगा। सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा 3 आया, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से 3x पूरा कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे, 6 में से 3 निकाल लिए तो 2 बचेगा, क्योंकि डिवाइड लगाएंगे ना, 3 से 6 में डिवाइड लगाओगे 2 बचा। एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिए तो 1x बच गया, प्लस है तो प्लस, और 9 में 3 निकाल लिए हो तो 3 से डिवाइड लगाओगे तो 3 3 9, 3 बचा, और x से डिवाइड लगाओ तो यहाँ पे x तो निकल गया, एक ही x था, तो यहाँ पे बचा 2x+3। तो यहाँ भी बचाना होगा 2x+3। अब 2x+3 बचाना होगा तो हम -4x में से क्या कॉमन लेंगे? -4x में से ऐसा क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे देखिए पहला टर्म है ना, -4x में से बचाना है यहाँ पे 2x, तो 2x बचाना है, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का 2x बचाना है। x से x कैंसिल आउट, 2 से 4 को डिवाइड लगाओगे तो 2 आ जाएगा, आपको बच गया यहाँ पे -2, यानी कि यहाँ पे क्या कॉमन लेना था? -2 लेना। देखो माइनस में से माइनस निकल गया, अंदर प्लस में बचा, 2 में से 4 निकल गए, 4 को 2 से डिवाइड दोगे 2 आ जाएगा। फिर x में से यहाँ पे 2, और x तो है ही नहीं तो 2 निकाले हो तो यहाँ पे बच गया हमारा x। फिर प्लस में से माइनस निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 मिनट। हम्म, यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन हमने ही मिस्टेक करा है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा, तो यहाँ भी हमारा क्या बचेगा? उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन को आप माइनस प्लस में बहुत ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर जो हम ऊपर से नीचे कैरी फॉरवर्ड करते उतारते हैं तो उसको ध्यान से उतारना पड़ेगा, वरना गलती हो सकती है। तो यहाँ माइनस था, तो अब माइनस में से माइनस निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस ही बचेगा, +3। तो ऑटोमेटिक ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अब फिर 2x+3 देखिए दोनों में है, तो फिर क्या कर लेंगे? 2x+3 एक बार फिर से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ का बचा, यहाँ बचा 3x, और यहाँ बचा है -2, और ये दोनों क्या हो गया? फैक्टर हो गए, ये गुणनखंड हो गया हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी का क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट, और बाकी जो ये सारे चीज़ को आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा, और इसको सॉल्व करके देखिएगा क्या आपसे आता है। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में जो इसका होगा उसमें और भी